कल हमने पढ़ा था भाषा, और आज भी हम भाषा को ही पढ़ेंगे। भाषा हम जो कुछ बोलते हैं वह दूसरे समझ जाए, वो भाषा है। भाषा 3 प्रकार की होती है, सांकेतिक होती है, ध्वनि भाषा होती है और बोली वाली भाषा होती है। 3 प्रकार की भाषा मैंने बताई थी। देखिए, इसी प्रकार भाषा और बोली, इसके भी और भेद भी हैं। जो मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं उसके 2 भेद हैं, एक तो भाषा और एक बोली। बोली में हम जो गांव में बोलते हैं उसको लिखित रूप नहीं दे सकते हैं, कुछ चीज़ों को लिख नहीं सकते हैं। ऐसे ही एक वो भाषा है जो लिख सकते हैं, तो वह तो भाषा हुई, और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो बोली हुई। तो इसके ये 2 भेद हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर एक तो हिंदी भाषा में बिहारी भाषा आती है, पूर्वी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है। इस प्रकार इसके ये भेद और होते हैं। ऐसे ही जो देखें तो कुल भाषा के आधार मानसिक आधार भी है और भौतिक आधार भी है। तो देखिए, विश्व में कुल 2796 भाषाएं बोली जाती है। विश्व में अभी कौन बोल रहा है? विश्व में कुल भाषा 2796 जो है वो कुल भाषाएं हैं, और लिपियां हैं 400। लिपियां 400 प्रकार की लिपियां चलती है पूरे विश्व में। और ऐसे ही यदि हम भारत की देखें तो भारत के अंदर 179 भाषा हैं। भारत में भाषाएं कुल 179 है, और लिपियां भारत में कितनी लिपियां प्रचलित है वो देख सकते हैं हम कि यहाँ बताया नहीं गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। गुजराती, अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद इधर उत्तरी प्रांतों में ऐसा कोई नहीं है, उधर हम जाते हैं तो पंजाबी, ठीक है। अगर उधर असमी, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, ऐसे ही बंगाल की लिपि अलग है। कुल मिलाकर 10 से 12 लिपियां हमारे यहाँ भी प्रचलित हैं। 10 से 12 लिपियां भारत में प्रचलित हैं, और बोलियां हैं वो 544 है। बोलियां कुल 544 बोलियां बोली जाती है, और ये लगभग है, फैक्ट नहीं है, ये लगभग है। और ये फैक्ट है कि ये इतनी होती है। देखिए, हमारे यहाँ जो भाषा बोलने के हैं वो एक तो भारोपी परिवार हैं जो उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। एक द्रविड़ परिवार है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाचल में है। आस्तिक परिवार है, वो है संताली, मुंडारी, हो, सवेरा, खड़िया, कोर्क, भूमिज, गदवा, पलोक, वा, खासी, मोनक में है, और निकोबारी है। इसी प्रकार तिब्बती चीनी परिवार है, लुशेई, मैथेई, मारो, मिश्मी, अबोर, मिरी, अक। और अवर्गीकृत जो हैं वो बुरु शासकी है, अंडमानी है, करेन तथा मन वो बर्मा की भाषा है, जो अब स्वतंत्र हो चुका है बर्मा, है ना। देखिए, इस प्रकार हिंदी भाषा जो हम कहें कि कहाँ से निकली है, तो वैसे कुछ कहते हैं कि ये प्राकृत से निकली है,
कुछ कहते हैं प्राकृत से संस्कृत निकली, संस्कृत से फिर ये निकली, परंतु वस्तुतः हमारी जो प्राकृत भाषा भी संस्कृत से निकली हुई है, क्योंकि विश्व का सर्वप्रथम लिखित पुस्तक, विश्व की सबसे सर्वप्रथम लिखित पुस्तक है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में को सबसे पहले लिखा गया, और ऋग्वेद को सबसे पहले लिखा गया इसका अर्थ है कि ऋग्वेद की भाषा परिष्कृत जो है वो सबसे पहले हुई। तो संस्कृत से फिर अन्य भाषाएं निकली, प्राकृत निकली, फिर हिंदी निकली, तो ऐसे सभी भाषाओं की जननी है वो संस्कृत है। ठीक है, इसमें बिहारी भाषा भी आती है, पूर्वी हिंदी भी आती है, पश्चिमी हिंदी भी आती है, तो उनके अलग अलग भेद होते गए। तो देखिए हमारे भारत में जो भाषाएं बोली जाती है उनका प्रतिशत बताता हूँ मैं, कि संस्कृत जो है वो 0.01% बोली जाती है, मैथिली 0.9 है, मराठी 7.5 है, नेपाली 0.3 है, पंजाबी 2.8 है, संथाली 0.6 है, मलयालम 3.6 है, मणिपुरी 0.2 है, असमिया 1.6 है, ओडिया 3.4 है, गुजराती 4.9 है, कश्मीरी 0.5 है, कन्नड़ 3.9 है, डोगरी 0.2 है, कोंकणी 0.2 है, तमिल 6.3 है, बांग्ला 8.3, सिंधी 0.3 है, उर्दू 5.2 है, बोडो 0.1 है, तेलुगु वो 7.9 है, और हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है 40.2%। 60% में अलग भाषाएं हैं और 40% में हमारी हिंदी बोली जाती हैं। हमारे भाषा पर फारसी का प्रभाव रहा है, बंगला का प्रभाव रहा है, उर्दू का रहा है, रोमन का प्रभाव रहा है, और हमारी जो लिपि है हिंदी की और संस्कृत की वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि मतलब इस लिपि का जो नाम है वो देवनागरी है। हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कई बार, यदि उच्च आप कोई परीक्षा देने जाओ, प्रतियोगी परीक्षा, तो वहाँ पूछते हैं कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो वो याद रहना चाहिए कि हमारी लिपि जो है वो देवनागरी है। ऐसे ही संस्कृत की भी पूछ ले तो उसके लिए भी देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं कमल, क से कमल, और संस्कृत के में क्या लिखेंगे कमलम, तो क को यहाँ भी क लिखा और क को यहाँ भी क लिखा, और वो ही देवनागरी लिपि है। इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। ध्वनि, ध्वनि का किसे कहते हैं, ध्वनि का क्या अर्थ है? ध्वनि भी दो प्रकार की होती हैं, निरर्थक और सार्थक। जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक ध्वनि है, निरर्थक का अर्थ है जिसका कोई अर्थ न निकलता हो वो निरर्थक ध्वनि है। देखिए एक जोर से हे कर रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक ध्वनि है। परंतु ए श्यामलाल इधर आ जोर से बोल रहा है तो वो सार्थक ध्वनि है कि श्यामलाल को बुलाया जा रहा है। अब ए का क्या अर्थ है, कुछ भी अर्थ नहीं है। तो ध्वनि दो प्रकार की, एक सार्थक, सार्थक सधन अर्थक यानी अर्थ से युक्त ध्वनि, और निरर्थक निह धन अर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो वो निरर्थक है। वर्ण या भाषा की लघुतम इकाई इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता हो, अर्थात वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता। वर्ण क्या है, वर्ण की बात कर रहे हैं पहले हम कि वर्ण क्या है, जिसका और खंड नहीं किया जा सकता हो उसे वर्ण कहते हैं। जिस ध्वनि का और खंड नहीं किया जाए या जिसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता हो उसे वर्ण कहते हैं। तो देखिए अ का हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, अ ही रहेगा। इसी प्रकार ए का संधि विच्छेद कर सकते हैं,
क्या करेंगे? अधनी ए, इसका संधि विच्छेद होगा, इसका नहीं होगा। ए कैसे बना? अ और ई को मिलाने से ए बना। ऐसे ही ये जो है इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसके टुकड़े नहीं हो सकते और इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इनको कहते हैं हम वर्ण। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। देखिए, इन वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह, वर्णमाला लिख के आना, वर्णमाला लिख के आना। आप पहले तो ये बताओ वर्णमाला होती क्या है? एक जगह हम पढ़ने बैठे तो पढ़ाने वाले में हम हाँ हाँ करते जा रहे हैं। उनने कहा अनुच्छेद समझे? सबने कहा हाँ ठीक है। अरे कोई तो प्रश्न करो। और मैंने कहा प्रश्न करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। प्रश्न पूछा अनुच्छेद किसे कहते हैं बताइए। आपने अनुच्छेद पढ़ाया, बताइए अनुच्छेद क्या होता है? तो हम जिस चीज को पढ़ें पहले उसकी परिभाषा याद हो कि हम ये अनुच्छेद क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, सबकी परिभाषाएं नियत की गई है कि इसको वर्ण इसलिए कहते हैं, इसको वर्णमाला इसलिए कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उनको क्रमबद्ध जमाया गया है। ऐसा नहीं कि क को पहले लिख दिया गया और अ को सबसे लास्ट में लिख दिया गया, वैसा नहीं है। उनका क्रम है, उस क्रम में जमी हुई उस एक समूह है और उसी को वर्णमाला कहते हैं। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे स्वर हैं जो कि 11 हैं। 11 स्वर हैं। अब इनमें आप देखेंगे कि ऋषि भी दीर्घ बताया था मैंने। ऋषि 2 होते हैं, लघु गुरु। और वो जो गुरु ऋषि है यहाँ पर बताया गया है, ये वाला ऋषि बताया है, जबकि गुरु ऋषि जो होता है वो ये वाला होता है। ऐसे ही हमारे इसमें री वो नहीं लिया गया है, जबकि ये भी एक स्वर होता है, उसको हम नहीं गिनते हैं। इसको और इसको संस्कृत की व्याकरण, वो भी उच्च व्याकरण में जहाँ इसमें आचार्य किया जाए वहाँ इसका प्रयोग होता है। इन दोनों का प्रयोग वहाँ होता है और या फिर वेदों में होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। तो स्वर वर्णों का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है। ऊपर के किसी वर्ण का उच्चारण लगातार किया जा सकता है, ऊपर जो अभी मैंने अ से ओ तक बताया, और सिर्फ ऋषि वर्ण को छोड़कर, क्योंकि ऋषि का लगातार उच्चारण करने पर स्वर आ जाता है। जैसे अ है ना, आ, परंतु ऋषि तो ई हो जाएगा, है ना। आगे तो ऋषि आया पर बाद में ई चलेगा, पर अ में अ ही चलेगा। ओ, तो इसमें इनको बिना रुके उच्चारण किया जा सकता है, वहाँ पर स्वर वर्ण होता है। ठीक है। अब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। इनके 2 भाग हैं, एक तो मूल या ह्रस्व स्वर जिसको लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर या बड़े स्वर। अब लघु स्वर में जो आते हैं उनको मैं बताता हूं। ये लघु और गुरु स्वर समझने में अगर व्यवस्थित ढंग से समझते हैं तो जब कभी तुम्हें दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि छंदों में जब मात्राएं गिननी होगी
तब ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगेगी, मात्राओं की गिनती आसानी से कर सकेंगे, वहां समय नहीं लगेगा। तो देखिए, ये लघु स्वर है, अ ई उ और ऋषि, ठीक है। इसके बाद जितने बचते हैं वो सब गुरु स्वर है। कौन कौन से? इसका बड़ा, इसका बड़ा, इसका बड़ा, इसका भी बड़ा होता है पर तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, और बता तो देता हूं मैं कि इसका बड़ा क्या है। इसका बड़ा ये, और ये और औ, ये सब हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं, ये लघु स्वर में आते हैं। लघु स्वर, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और इसको कहते हैं गुरु स्वर। लघु स्वर की मात्रा होती है ये, और गुरु स्वर की मात्रा होती है ये। इसको एस नहीं कहते हैं, अवग्र कहते हैं। जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहाँ अ पढ़ते हैं इसको, तो ये अवग्र है, परंतु इसको मात्रा में जब गिनते हैं तब इसकी मात्रा गुरु होती है, और इसकी मात्रा होती है वो लघु होती है, मतलब सिंगल होती है। अब आप कहेंगे साहब यहाँ तो इसकी छोटी हुई नहीं, यहाँ इसकी बड़ी हुई, ऐसा क्यों हो गया? यहाँ तो अलग अलग हुआ के, और यहाँ जब छोटे बड़े दोनों एक साथ ले लिए, दोनों की गुरु मात्रा क्यों हो गई? प्रश्न उठेगा, और प्रश्न उठेगा तो चूंकि ये दो स्वरों से मिलके बना है। कैसे बना है? अ धन ई ए होता है, दो स्वर जब मिल गए तो गुरु हो गया। इसमें ये किससे बना है? अ धन अ बराबर आ, इसलिए इसमें दो मात्रा हुई। तो यहाँ भी अ धन ई ए हुआ, इसलिए इसमें भी गुरु मात्रा होगी, दो मात्रा होगी। ऐसे ही आई, एक अ और जोड़ दो तो आई हो जाएगा, पर इसकी तीन मात्राएं नहीं गिनेंगे। कभी भी मात्रा गिनती में तीन मात्राओं की गिनती नहीं होगी, दो मात्रा या एक मात्रा ही होगी। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम दोहे को गिनने बैठते मात्राओं में, तो एकाध मात्रा कम पड़ जाती है, वो वहाँ पर हमारे अनुस्वार की गिन ली जाती है, या फिर एक अतिरिक्त ऐसे स्थान पर एक अतिरिक्त मात्रा गिन ली जाती है। ओ, ये ओ इससे बना है, अधन औ औ औ, फिर एक और अ जोड़ दो, औ हो जाएगा। इसलिए ये जो है वो आते हैं किसमें? गुरु स्वर में, दीर्घ स्वर में आते हैं। अब देखिए सजातीय स्वर, ये सजातीय स्वर हैं, ये सजातीय स्वर हैं, ये सजातीय स्वर हैं। एक जैसे है ना, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, मतलब एक ही जाति के हो गए के, तो इसलिए इनको सजातीय स्वर कहते हैं। अब विजातीय असवर्ण स्वर, ये दो भिन्न उच्चारण स्थान वाले होते हैं, जैसे अ ई उ ओ। विजातीय स्वर क्या? इसको मिलाएंगे तो अलग अलग हो गया, ये विजातीय स्वर हैं। स्वरों के प्रतिनिधि रूप जिनके व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है, मात्रा कहते हैं। मतलब जिनमें इनको लगाकर व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अ की मात्रा लगी क में, तो क अ, क में आ की मात्रा लगी तो का आ, है ना। क बोलने में कम समय लगा, का में ज़्यादा समय लगा, इसलिए वो गुरु होगा, ये लघु होगा। तो इसलिए यहाँ मात्राओं का भी हम भेद कर सकते हैं। अब हमने स्वर वर्णों को पढ़ा, अब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक रुक कर होता है, ये वर्ण आधी मात्रा वाले होते हैं, इसलिए बिना स्वर के इनका उच्चारण असंभव है। व्यंजन हमेशा आधी मात्रा वाले होते हैं, इसलिए
बिना स्वर को इनके साथ जोड़े इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अब स्पर्श व्यंजन, ये जितने भी वर्ण हैं, वर्ण में स्वर भी आ गया, व्यंजन भी आ गया, इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। जैसे कंठ से निकलने वाले को कंठ कहते हैं, होठ जिसमें मिल जाता हो उसको ओष्ठ कहते हैं, है ना। तालू पे लगता हो वो तालव्य हैं, मुर्दा पे लगता हो वो मुर्दा हैं, मुर्दा तालव्य। जहाँ दांत का सहायता ली जाती हो, जबान दांत को टच होती हो, वो दंत्य हैं, ओष्ठ भी हैं। इस प्रकार के जो वर्णों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होने से उनका नामकरण भी वैसा हुआ है। स्पर्श व्यंजन, ये वर्ण विभिन्न वागिंद्रियों कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ आदि से स्पर्श के कारण उच्चारित होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं। जैसे जो वर्ण विभिन्न स्थानों पर स्पर्श से निकलते हैं उन्हें, इसलिए उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और ये है क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण और ढ़, ढ भी आता है। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म। ड और ड, ये दोनों वर्ण ड और ड से विकास करके बने हैं। देखिए ये तो है ढ और ये है ढ, ठीक है। ये है ड और ये है ड और ये है घ, है ना। तो इसके विकास से ये बना है, इसके विकास से ये बना है, ठीक है। मेंढक, पढ़ना, चढ़ना, गढ़ आदि और लड़का, सड़क, कड़क, कड़ा आदि, है ना। अब आता है बिना बिंदु वाले का प्रयोग शुरुआत में होता है, जैसे ढोलक, डमरू आदि। जैसे ये, इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है, ढ का। ये इसका प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता है। सड़क, सड़क हम ये लिखते हैं। ऐसा कोई शब्द बना क्या? रसक बना? कहीं नहीं बना, क्योंकि ये आगे आ ही नहीं सकता है। डमरू बना है तो उसमें डमरू नहीं आता है, डमरू आता है ना। तो इस प्रकार ये जो शब्द है वो किसी शब्द, ये वर्ण किसी शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आएगा। इन बातों को ध्यान में अवश्य रखें। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये वर्ण स्पर्श एवं उष्म के बीच आते हैं। इसके अंतर्गत य, र, ल और व, ये चार ध्वनियाँ आती हैं। अंतस्थ हैं जो स्पर्श नहीं होते हैं, य, र, ल, व। उष्म व्यंजन ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है। इसके अंतर्गत श, श, स और ह आते हैं। मतलब ये उष्म हैं, उष्मा उत्पन्न करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं, गर्म वायु बाहर आती है मुंह के अंदर से, इसलिए इनको कहते हैं उष्म व्यंजन। ऐसे ही आता है अधोगवाह वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। ये स्वर एवं व्यंजन दोनों द्वारा ढोए जाते हैं। जैसे अम, अह ये स्वर द्वारा है और कम, कह ये व्यंजन के द्वारा है। ठीक है। अब आता है उसके बाद उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से या काकल के आधार पर वर्णों के दो प्रकार हैं। एक तो अल्प प्राण है, एक है महाप्राण, दो प्रकार के हैं। तो देखिए
ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और ह कार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती हैं, इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अनुस्वार अंतः स्थ व्यंजन आते हैं। इसकी कुल संख्या 31 है। देखिए, अभी तुम्हें पंचम वर्ण या तृतीय वर्ण ये समझ में नहीं आया होगा। इसको समझाता हूँ मैं कि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण कैसे होगा, तृतीय वर्ण कैसे होगा, है ना। तो देखिए, क, ख, ग, ग, घ। अगर वो कहे कि वर्ग का तृतीय वर्ण, तो वर्ग का तृतीय वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का चतुर्थ वर्ण, इस प्रकार समझना चाहिए। क वर्ग है ये। अब इसके नीचे आता है च वर्ग, तो सभी के तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, प्रथम वर्ण, ये सब इस प्रकार से समझना चाहिए कि यहाँ अगर लिखा है कि उसका चतुर्थ वर्ण या तृतीय वर्ण वर्ग का, तो तृतीय वर्ण का आगे ग, च, छ, ज, है ना, तृतीय वर्ण में ज आएगा। तो इनको इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। महाप्राण, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण ह कार जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके अंतर्गत सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, विसर्ग और ऊष्म व्यंजन आते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन सभी वर्ग में ऐसा लिखेंगे, उसमें द्वितीय और चतुर्थ, और उसके बाद विसर्ग भी आते हैं। इसमें कुल 15 हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णों को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण जो हैं उन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए, घोष या सघोष वर्ण, घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देते बाहर निकलती हैं, फलतः झंकृति पैदा होती हैं। इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्णों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अंतस्थ और ह आते हैं। तृतीय के दे तृतीय समझ चुके हो, चतुर्थ के दे चतुर्थ समझ चुके हो, पंचम के दे तो पंचम तुम समझ चुके हो। ऐसे सभी लिखेंगे, च, छ, ज, यहाँ, हाँ, ट, ठ, न, त, थ, न, प, म, य, र, श, ये जो भी पंचम वर्ण कैसे समझना है तो वो मैं समझा चुका। अघोष वर्ण, अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती, फलस्वरूप वायु आसानी से निकल जाती हैं। इस वर्ग में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों स आते हैं, अर्थात श, श, स। ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री काकल, मुख विवर, तालु, मसूड़ा, दांत, ओष्ठ आदि को जो प्रयास करना पड़ता है उसे व्याकरण की भाषा में प्रयत्न कहा जाता है। ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? मतलब जब हम ध्वनियों में उच्चारण जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस स्वर तंत्री में काकल, मुख, विवर, तालु, मसूड़ा, दांत, होठ और इनके द्वारा जो प्रयत्न करना पड़ता है व्याकरण की भाषा में उसे ही प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्वर में समृत स्वर है, ई और उ, ये समृत स्वर हैं। अर्ध समृत स्वर में ए, आई, ओ, औ आता है। अर्ध विवृत स्वर में अ आता है और विवृत स्वर में आ आता है। अब व्यंजन में जो स्पर्श व्यंजन है उसमें क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन न, छ, ज और झ। संघर्षी व्यंजन
म, श, ह, ख, ग, ज, फ और व। देखिए आजकल एक नए वर्णों का जो है वो व्युत्पत्ति हुई है। पहले हम ख ही लिखा करते थे, ये शुद्ध ख होता था। आजकल एक बिंदी यहाँ आने लगी है। देखना तुम कभी अखबार को पढ़ो ना तो देखना एक बिंदी यहाँ आती है जो पहले नहीं आया करती थी। हमारे भाषाओं में भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। एक हमारे यहाँ रहने वाला बच्चा जिसका जन्म हुआ हो हमारे नगर में और वो जाके अगर रहने लग जाए बिहार में तो हमारी भाषा में और उसकी भाषा में भी अंतर आ जाएगा। या जो बच्चा यहाँ पर 15 साल का हुआ और बाद में वो वहाँ चला जाए तो उसकी भाषा भी बदल जाएगी। इसीलिए भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। उसमें कुछ शब्द नए जुड़ते जाते हैं, कुछ हटते जाते हैं और कुछ शब्दों में परिवर्तन होता जाता है। तो देखिए ज ऐसी बिंदी मिलेगी। हम मेरे से एक मेरे बच्चे ने प्रश्न किया था कि ऐसा कोई अक्षर होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होता है। पहले नहीं होता था, आजकल होता है। तो ये केवल ज को लिखने के लिए तो हम लिखेंगे जे, और इस ज को लिखने के लिए हम लिखेंगे जेड। इसको ज कहेंगे, इसको ज कहेंगे। पढ़ने में थोड़ा जोर लगेगा, फ और फ। तो जब इनके बिंदी लग जाएगी तो तुम जब अब आगे पढ़ोगे तो तुम्हारे हिंदी में ये वर्ण जरूर आएंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो इन चीज़ों को अवश्य ही समझ लेना चाहिए। अनुनासिक ग, य, न, न, म और अनुस्वार। अनुनासिक जिसकी ध्वनि नाक से निकलती हो, ऐसे ही पार्श्विक में ल आता है, लुंठित प्रकंपी में र आता है, उत्क्षिप्त में ड़ आता है, अर्ध स्वर य और व। य और व को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनको अर्ध स्वर माना जाता है। य व को अर्ध स्वर माना जाता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 11 प्रकार में बांटा गया है। देखिए कंठ वर्ण जिनकी उत्पत्ति कंठ से होती हो, अ, आ, क वर्ग, विसर्ग और ह, ये सब कंठ हैं। तालव्य जहाँ जीवान तालु को स्पर्श करती हो वहाँ पर तालव्य होगा, ई, च वर्ग, य और श। मूर्धन्य जहाँ पर जबान मूर्धा को स्पर्श करती हो वहाँ मूर्धन्य वर्ण होंगे, री और ट वर्ग, र और श। देखिए ट वर्ग का अर्थ ये नहीं कि ट ही होगा, ट वर्ग लिखा गया है वहाँ, तो ट वर्ग क्या होगा? ट, ठ, ड, ढ और ना। ये 1 2 3 4 5 वर्ण होते हैं सभी वर्ग में। तो जब ट वर्ग लिखा गया तो ये सब आएंगे। हमारे लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है कि राम प्रसाद जी सपरिवार भोजन करने पधारे। तो राम प्रसाद जी के पीछे जितने हैं वो सब अपने आप ही भोजन करने चले आएंगे। तो यहाँ जो हम कहते हैं ट वर्ग, तो ट वर्ग कह दिया तो उनके पीछे जितने भी सदस्य हैं वो सब अपने आप आपके साथ आ जाएंगे। आ गई ना बात समझ में? देखिए फिर आता है दंत्य वर्ण, जहाँ दांतों को स्पर्श किया जाए जीवान के द्वारा वहाँ दंत्य वर्ण होते हैं, जैसे त वर्ग और स वर्ग। वर्ष्य वर्ण ल होता है। ओष्ठ वर्ण उ और प वर्ग पूरा होता है जहाँ होठों का प्रयोग किया जाता है। कंठ तालव्य वर्ण ए और ऐ हैं। कंठ्योष्ठ वर्ण ओ और औ हैं। दंत्योष्ठ वर्ण व है। नासिक्य वर्ण पंचमाक्षर और अनुस्वार हैं। पंचमाक्षर, अब पंचमाक्षर तुम समझ चुके होगे। पंचमाक्षर सभी वर्गों का 5वां वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है।
अलिजिह्व वर्ण क, ख, ग, ज और फ वही नीचे बिंदी वाले है ना, ये पहले नहीं थे पर अलिजिह्व वर्ण हो गए, ये इनका नया नामकरण हो चुका है, पहले इनको नहीं लिया जाता था। उच्चारण करने की स्थिति में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि क्रमशः आती रहती हैं और ध्वनियों के मध्य आवश्यकता अनुसार अल्पकालिक विराम की आवश्यकता होती है, इसी को संगम कहा जाता है। इस एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जाने को दो तरीके होते हैं, कभी वक्ता सीधे पहली से दूसरी ध्वनि पर चला जाता है, जैसे तुम्हारा, तुम्हारे के उच्चारण में, कभी वक्ता थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, जैसे तुम्हारे, तुम्हारे के उच्चारण में। जैसे हम एक तो लगातार बोलते जाते हैं तो वो एक ही शब्द बन जाता है, और जब थोड़ा सा रुक कर अगला बोले तो वहाँ पर ये शब्द अलग हो गया और वो शब्द अलग हो गया, इस प्रकार दो भेद हो जाते हैं। जैसे हम संस्कृत में श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगर वेद पढ़ेंगे तो यहाँ से एक शब्द चला जो वो शब्द यहाँ तक चलेगा। इसीलिए वेदों में वेदों के 6 भाग है, पर 6 भाग में कहीं भी हमारा जो है योग नहीं बताया गया है, वेदों में योग नहीं बताया गया है। अब कहेंगे वेदों में योग क्यों नहीं है? वेदों में योग इसलिए नहीं है कि जो व्यक्ति यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो शब्द है एक ही बार में बोल जाए तो उसका श्वास तो इतना रुक जाता है, क्योंकि उसको टुकड़े किए बगैर बोलना पड़ता है यहाँ तक, तो वो इतना श्वास रोक लेता है और फिर एक साथ छोड़ देता है, तो उसका प्राणायाम स्वतः हो जाता है। ऐसे ही कर्तव्यम, भ्रामरी प्राणायाम स्वतः हो जाता है। मकार की ध्वनि हम करते हैं संस्कृत में तो भ्रामरी उसका स्वतः हो रहा है, लोम विलोम उसका स्वतः मतलब सांस रोकना और सांस छोड़ना स्वतः हो रहा है, और एक उसकी लंबी बैठक हो रही है। तो ये सब जब हम वेदों का पाठ करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के व्यायाम स्वतः हो जाते हैं, इसलिए वेदों में योग को नहीं बताया। परंतु जब हम वेद के ज्ञान से शून्य हो गए और जब पुराण चले, उपनिषद चले, तो उपनिषद काल आया और पुराण काल आया, तो उनने कहा कि भाई अब हम वेद ज्ञान शून्य होते जा रहे हैं और हम विभिन्न बीमारियों से युक्त हो रहे हैं, इसलिए हमें अब योग को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। और उनने योग को भी अगला एक अध्याय के रूप में या एक शास्त्र के रूप में और जोड़ दिया। बाकी योग की आवश्यकता वेद के अध्येता को नहीं पड़ती है। अब आज का प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।